हेलो बच्चों, तो चलो आ गई हूँ मैं फिर से साइंस का सीरीज लेकर के। पहले से हमारा साइंस का सीरीज जा रहा है और ये डेली जा रहा है, तो जो नहीं देख रहे हैं वो कृपया जाके देखें। अगर आपका मन हो नहीं देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना मैं बता दूं कि पीवाईक्यू सीरीज है भाई। अगर पीवाईक्यू अगर आपने नहीं किया है और आप चाहते हो कि पीवाईक्यू कर लो या पीवाईक्यू को पूरा रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से ना, इन वीडियोस को देख लो। नहीं तो अगर आपके पास पीवाईक्यू की बुक है ना तो बुक से भी पढ़ लो, लेकिन आपको हेल्प मिलेगा। बाय द वे आप नई बुक कर पाए या फिर आपका रह गया तो वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेनेशंस भी देख रहे हैं और क्वेश्चंस भी देख रहे हैं अच्छे से। चलो तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। नहीं आ रहा है तो सुनो ध्यान से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। शरीर की, ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है? ठीक है, अब ये इम्यूनिटी की बात हो रही है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है। प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में सुना ही होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में सुना ही होगा कि ये जो हमारा है, ये इम्यूनिटी देने में और जो भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे लड़ाई करने में अगर कोई किसी का रोल है तो वो सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स का रोल है। और उसी में पाया जाता है लिम्फोसाइट्स। क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट्स, जो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी के लिए, यानी प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है? टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल है, WBC का टाइप है, एंड आर क्रूशियल फॉर द बॉडीज अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, एंड दे इंक्लूड व्हाट? दे इंक्लूड B सेल्स एंड T सेल्स, ठीक है, विच आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फॉरेन इन्वेडर्स एंड प्ले अ डायरेक्ट रोल इन इम्यूनिटी। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि लिम्फोसाइट्स का कितना बड़ा रोल है, कि WBC में ये एक उसका टाइप है और ये क्या कर रहा है, इसके जो B सेल्स और T सेल्स जो है, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स का यहाँ मतलब है कि जो बाहर से आने वाले जो भी बैक्टीरियाज या फिर जो भी चीज़ें, उनको किल करने में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उससे लड़ते हैं। हिंदी में भी आप एक बार देख लीजिए। एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और शरीर की अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें B कोशिकाएं और T कोशिकाएं शामिल है, जो विशिष्ट विदेशी आक्रमणकारियों की पहचान करती है और सीधे तौर पर प्रतिरक्षा में भूमिका निभाती है। तो जो भी चीज़ें बाहर से, जो भी हमारे बॉडी में चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, तो उसको अगर उसको पहचानना, वो सही है वो बॉडी के लिए या नहीं, उसका पहचान भी हमारा ये कौन सा सेल कर रहा है? तो B कोशिका और T कोशिका, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स, है ना। मसल्स के लिए कौन सा जो है इनकरेक्ट है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि मांसपेशियों, मानव शरीर के मांसपेशियों के लिए कौन सा कथन इनमें से गलत है? हमें इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है, गलत कथन बताना है। तो मसल्स वर्क इन पेयर्स, मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं। इज इट करेक्ट और नॉट? उसके बाद दूसरा क्या है? मसल्स बिकम्स शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, कड़ी और मोटी हो जाती है। तीसरा क्या है? मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। मसल्स क्या है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धकेल सकती हैं। ये 3 हमारे स्टेटमेंट्स हैं। अब इनमें से कौन सा होगा? एक से ज्यादा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? कौन सा? हमें गलत बताना है, सही नहीं बताना है, हमें गलत बताना है, ये याद रखना। यही सब क्वेश्चंस में ना आपकी गलती हो जाती होगी कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है। ये हमेशा ना अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में और उसको ध्यान में रख के ही स्टेटमेंट को पढ़ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुश नहीं पुल करता है।
पुलिंग में काम करता है, खींचने में काम करता है। कौन? मसल्स, है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, बिकॉज मसल्स वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग विच जनरेट्स अ पुलिंग फोर्स, नॉट पुशिंग फोर्स, इट इज पुलिंग फोर्स। वहां पे क्या लिखा हुआ था ऑप्शन में? पुश ऑन द बोन्स एंड दे आर अटैच्ड टू नॉट अ पुशिंग फोर्स, है ना, एंड दे व्हाट ऑपरेट इन एटागोनिस्टिक पेयर्स, ठीक है। एटागोनिस्टिक पेयर्स क्या होता है? वन कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल एंड द अदर रिलैक्सेस, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कि पुल कर रहा है और एक क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ना, इसको एटागोनिस्टिक पेयर्स कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। टू अलाउ मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शंस व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे इंडीड बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लें तो सही उत्तर हमारा ग इसलिए है क्योंकि मांसपेशियां सिकुड़ कर काम करती है। क्या करती है? सिकुड़ कर काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट होकर काम करती है, जो उन हड्डियों पर खिंचाव बल यानी कि पुलिंग फोर्स यानी खिंचाव बल जो है लगा उत्पन्न करती है, जिनसे वे जुड़ी होती है, ना कि धक्का देती है, ना कि पुशिंग फोर्स होता है। वे विरोधी जोड़ों यानी कि एंटागोनिस्टिक पेयर्स में काम करती है, जिसमें कि एंटागोनिस्टिक पेयर्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में विरोधी जोड़ों कह रहे हैं, तो वो होता है एक खींचने के लिए सिकुड़ती है और दूसरी स्थिर होती है, ठीक है, रिलैक्स होती है, ताकि दोनों क्या हो? दोनों दिशाओं में गति संभव हो सके, है ना। चलो, ये भी लिखा है कि सिकुड़ने पर क्या होता है? अगर मसल सिकुड़ता है तो क्या होता है? मसल सिकुड़ने पर वे वास्तव में छोटी, कड़ी और मोटी, है ना, हो जाती हैं, है ना, हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया मसल्स के बारे में? वो सारे जो स्टेटमेंट्स थे वो सही थे, जो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट था वो गलत था। क्यों? क्योंकि मसल जो है वो पुश नहीं करता है, पुल करता है। ओके, चलो ये देखो, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस है इनमें से जो यूज किया जाता है? ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात हो रही है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब समझते हो? आप धड़ कांच, मतलब एक होता है ना, हम ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास को देखते हैं और फिर कोई भी छोटी सी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं ताकि वो छोटी सी जो चीज है वो हमें बड़ी सी दिखे, है ना। कोई छोटी सी चीज हमें ढूंढनी होती है, बुक्स में भी ढूंढनी होती है, कोई वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स, या फिर कहीं कोई छोटे सामान को ढूंढना होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हमें वो चीज बड़ी दिखे और मिल जाए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमें क्या बिगर इमेज देता है ना, बड़ा दिखाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ आपका इस तरीके से होता है। मेरे से कभी भी सही से कोई चीज नहीं बनता है, बट ट्राइंग। रहने दो, इसको छोड़ ही दो। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से होता है ना। इसके बारे में और मैं बता दूं आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो ये आपका एक तो आपका ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज हो ही रहा है। उसके बाद और किस में यूज होता है? तो ये आपको जब भी हमें ऐसा होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो बीमारी है वो ये है कि हमें क्या होता है, हमें नजदीक की चीज जो है ना वो ब्लर दिखने लगती है और दूर की चीज जो होती है ना वो क्लियर दिखने लगती है। तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस। तो जब हम उसके लिए, जब उसको करेक्ट करने के लिए चश्मा लगाते हैं तो हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हमें दूर की चीजें
क्लियर दिख रही होती है और पास की चीजें ब्लरी दिख रही होती हैं। चलो, और कहाँ पे ये यूज होता है? तो और ये यूज होता है कैमरा में। कैमरा में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कैमरा में भी है ना कि हमें छोटी सी इमेज को हमें बड़ा दिखाना होता है। और भी इस्तेमाल है, आई थिंक इसका टॉर्च में भी हो सकता है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में था, ठीक है। इसमें ना ज्यादातर मैं आपको एक चीज बता दूं कि लेंस वगैरह जो है ना और मिरर्स वगैरह, तो मोस्टली जो लेंस वगैरह है यूजेस आपको पूछ सकता है कि यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, किस किस चीज में इसको हम यूज कर सकते हैं, ये पूछ सकता है। इमेज फॉर्मेशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पूछ सकता है। और आपका ये माइक्रोस्कोप में भी यूज किया जाता है, ये भी मैं बता दूं। तो यूजेस पूछ सकता है, यूजेस पूछ सकता है। इतना अगर आप लेंस वाला या मिरर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो ये दोनों चीज एकदम अच्छे से याद कर लेना। एक तो इमेज फॉर्मेशन और दूसरा क्या है? यूजेस को, ठीक है। चलो, मैग्नीफाइंग ग्लास uses a convex lens to produce a magnified virtual and upright image। एक आवधर कांच जो होती है आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए एक उत्तल लेंस का उपयोग करता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या होता है? कन्वर्सिंग लेंस होता है दैट बेंड्स लाइट रेज इनवर्ड टू अ सिंगल फोकल पॉइंट, है ना। तो ये आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है जो प्रकाश किरणों को अंदर की ओर एक ही फोकस बिंदु पर मोड़ता है, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ये याद रखना है, आभासी सीधा प्रतिबिंब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ये देखो, द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, यानी कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत लागू किस पे हो रहा है? मरकरी पे, आयरन पे, प्लैटिनम पे या निकल पे? क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, प्लैटिनम या निकल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लैटिनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लैटिनम, है ना। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना, एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। जब एक्सटर्नल फील्ड वहां से खत्म हो जाता है तो इसके जो मैग्नेटिज्म होते हैं वो लूज होने लगते हैं, एंड दे possess unpaired electrons in their atomic structure, ठीक है। यानी क्या हुआ? अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। कैसे? कमजोर रूप से, है ना। और बाहरी क्षेत्र हटा दिए जाने पर अपना चुंबकत्व को खो देते हैं। उनमें अपनी परमाणु संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आप बस इतना, इस पे आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल थ्योरी से क्वेश्चंस तो आने का मुझे संभावना नहीं लग रहा है, बट मैंने बता दिया है तो थोड़ा पढ़ लेना। चलो, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा, मतलब कि कौन कौन से एटम होते हैं? तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये तो बाहरी होते हैं ना, आउटर होते हैं। ये क्या होते हैं? आउटर होते हैं। ये रिवॉल्व करते रहते हैं, बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ। लेकिन जो अंदर में होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और क्या होता है? न्यूट्रॉन, जो कि नो चार्ज होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। और ये क्या है? ये नो चार्ज पार्टिकल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है,
ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द small dense and positively charged center of an atom and that holds the majority of its mass, है ना, and it is primarily composed of two types of subatomic particles collectively known as nucleons, है ना। और वो दोनों कौन से हैं, तो प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। अब इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो ये क्वेश्चन देखो, द मेटलर्जिकल process in which a metal is obtained in a fused state is called, बताओ जल्दी। वह धातु कर्म प्रक्रिया जिसमें धातु को गलित अवस्था में प्राप्त किया जाता है। किस अवस्था में? गलित अवस्था में। अब ये सारे जो है ना, ये सारी जो एक प्रक्रियाएं ही हैं, क्या है? प्रक्रिया ही है, प्रोसेस मेटल और के। अभी इसका आंसर तो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे ये सारे जानने हैं, ये सारे प्रोसेसेस जानने हैं, क्योंकि ये मतलब समझ जाओ कि वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ दिया ना ये सब का एग्जांपल्स कि कौन से प्रोसेस में क्या एग्जांपल्स वगैरह दे करके भी आपसे पूछ जा सकता है। और अगर आप ये सारे प्रोसेसेस के बारे में जान जाते हो तो आपको एलिमिनेट करने के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये रोस्टिंग क्या होती है ना, रोस्टिंग क्या होती है? अच्छा ये नहीं होगा, ये आई थिंक भूनन होता है ना। बताती हूँ मैं। तो रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग मतलब होता है कि जब हमें अधिक एयर में जब हम हीट करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें अधिक हवा में एक्सेसिव एयर में हम हीट करते हैं ओर्स को, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है? जिसमें कि बिना हवा या सीमित हवा में हीट करना पड़े, है ना, ठीक है। फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है? फोर्थ फ्लोटेशन बेसिकली झाग ही है। इतना आपको याद रखना है कि झाग से वो जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो हम निकाल पा रहे हैं, वो झाग से ही निकाल पाते हैं। तो उसके प्रोसेस में मतलब मोस्टली यही है। मैं पूरा आपको डिटेल्ड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप खुद से भी जाके इसको रिसर्च करना, देखना। मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि सब में क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बता दिया कि इसमें ये होता है। जो अगर आप ये भी याद रखोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन एक बार आप जाके खुद से रिसर्च करोगे ना, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। फोर्थ फ्लोटेशन झाग से ही आपका रिलेटेड है। अब हम देखते हैं स्मेल्टिंग, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें कि हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है, ठीक है। तो स्मेल्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी टू प्रोड्यूस अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, टिपिकली बाय अप्लाइंग हीट एंड अ केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें ना हीट तो हमने सब में देखा, लेकिन स्मेल्टिंग में क्या होता है कि हमें केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट को भी मिला रहे हैं हीट के साथ साथ, है ना। एंड दिस प्रोसेस हिट्स द मटेरियल अबव द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है उससे ज़्यादा मतलब हम उसको हीट कर रहे होते हैं, है ना, ऑफ द मेटल टू ऑब्टेन इट्स मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। एक बार हिंदी में देखें तो प्रगलन अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की निष्कर्षण धातु विज्ञान है ना, जिसमें आमतौर पर ऊष्मा और एक रासायनिक अपचायक का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु को गलित या संगलित अवस्था में प्राप्त करने के लिए सामग्री को धातु के गलनांक के ऊपर तक गर्म किया जाता है। गलनांक क्या हो गया हमारा? तो गलनांक हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट, है ना। उससे ज्यादा जो हमारा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे ज्यादा तक हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, और उसको गलित और संगलित अवस्था में हम उसको निकालते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो,
विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास? तो ब्रास का कॉन्स्टिट्यूएंट, अरे ये तो बहुत आसान है, ब्रास का ब्रॉन्ज का नहीं पता होगा तो किसका पता होगा फिर? ब्रास का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? आयरन, जिंक, कॉपर एंड निकल, आयरन एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, कौन सा है? लोहा और जस्ता, तांबा और निकल, लोहा और तांबा या जस्ता और तांबा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जस्ता और तांबा, जिंक और कॉपर, है ना। ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या है? पीतल, यानी कि ब्रास मुख्य रूप से तांबे, सीयू और जस्ते से बना एक धातु मिश्र धातु है। अनुपात भिन्न हो सकता है, लेकिन आमतौर पर पीतल में 60 से 90% तांबा और 5 से 40% जो है जस्ता होता है। ठीक है। Which among the following is the main constituent of biogas? बायोगैस यानी निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? कौन सा? ये बहुत इजी है, गाय का गोबर, मीथेन, बायोगैस, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। बायोगैस क्या होता है? इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है ना। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का उत्पादन कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से होता है। ठीक है। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स? ठीक है। इसमें से कौन सा है जिसकी वजह से ब्राइट रेड कलर देखने के लिए मिलता है? कब? हाँ, पटाखों के फटने से चमकीला लाल रंग होता है ना। तो पटाखा जब हम फोड़ते हैं तो जो रेड कलर, जो ब्राइट रेड कलर जो हमें कभी कभी दिखता है, तो वो किसकी वजह से दिखता है? सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम। तीनों में से, चारों में से कोई एक तो होगा ही। ये तो ई ऑप्शन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सोचो पहले कौन सा होगा। तो हो जाएगा आपका स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रोंटियम, like strontium carbonate, produce a vibrant crimson red color in fireworks when heated. This is because the excited strontium atoms releases energy as light in the red part of the visible spectrum. Other elements create different colors, like sodium क्या देता है? Sodium gives a gold or yellow color. मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस ब्राइट वाइट लाइट, सफेद। सल्फर जो होता है टिपिकली यूज्ड एज फ्यूल कंपोनेंट्स, तो सल्फर को हम फ्यूल कंपोनेंट्स की तरह यूज करते हैं। सोडियम गोल्ड कलर, येलो कलर दे रहा है। मैग्नीशियम जो है वाइट कलर दे रहा है, ब्राइटर। और स्ट्रोंटियम जो है वो हमें रेड कलर दे रहा है। ठीक है। What are the salt loving plants called? Salt loving plants किसको कहता है? मतलब जिसको नमक पसंद करने वाले पौधे जो होते हैं, तो वो हमारा होता है हेलोफाइट्स। क्या होता है? हेलोफाइट्स। पता है, आप लोग ना ऑप्शन देख के भी लगा सकते थे, है ना। इजी है ये काफी। हेलो मतलब कुछ नहीं, सॉल्ट। हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ग्रो एंड थ्राइव इन हाई सैलिनिटी, है ना। मतलब कि हाई सैलिनिटी में वो रहते हैं बेसिकली। इन्वायरमेंट सच एज सॉल्ट मार्शेस एंड मैंग्रोव स्वैम्स। अच्छा, मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं ना, तो वो सॉल्टी एरियाज में ही होते हैं, पता है आपको। एंड हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो उच्च लवणता यानी नमकीन वातावरण जैसे नमक, दलदल और मैंग्रोव दलदल में उगने और पनपने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये बताओ, ये तो हद से ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम? हद से ज्यादा आसान है ये, और कुछ नहीं, यही होगा। Quicklime is the common name for the chemical compound calcium oxide, which has the chemical
फॉर्मूला CaO, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज बर्न्ट लाइम, है ना। चलो, इसको तो समझने वाला कोई बात नहीं है, यहाँ काम करने वाला बात है। काम ये है कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का नाम कमेंट में लिखना है, ठीक। पॉलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइंड एज, तो पॉलिनेशन कैसे डिफाइन होता है? परागन को सबसे अच्छा परिभाषित किया गया है, कैसे? हाँ, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों का अंकुरन, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, बीजांड में पराग नली की वृद्धि। पॉलिनेशन क्या वृद्धि हो सकती है? ग्रोथ बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सोचने वाली बात है। विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट्स, कीड़ों द्वारा फूलों का दौरा करना, तो ये तो एक प्रोसेस हो गया किसी चीज का ना, किसी के मतलब कि ये एजेंट वाला काम हो गया। कौन सा काम हो गया? एजेंट वाला, कि फूल एक एजेंट मतलब कीड़े जो है एक एजेंट बन रहे हैं किसी चीज का, लेकिन ये कोई काम नहीं हुआ बेसिकली। जो डी है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो दिस विल बी द आंसर, है ना, यही होगा। देखो अच्छे से छोटा कर दिया, क्या होगा? परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, है ना, स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर से स्टिग्मा में जो कि ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन। क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन, यानी परागण। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक, कवक की बात हो रही है, फंजाई की बात हो रही है, तो फंजाई ऐसे पौधे हैं जिनमें कमी होती है। किस चीज की कमी होती है? फंजाई में किस चीज की कमी होती है? कवक में किस चीज की कमी होती है? उन्हें प्लांट्स में हम कंसीडर तो करते हैं, क्यों करते हैं प्लांट्स में कंसीडर? क्योंकि उनमें सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन उनमें प्लांट्स की एक फीचर नहीं होती है। वो कौन सी फीचर नहीं है इसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑक्सीजन, बताओ। तो उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, हरा रंग नहीं होता है, हरा रंग नहीं होता है, जिस वजह से उसमें क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। फंजाई आर नॉट एक्चुअली प्लांट्स, वो एक्चुअली प्लांट्स नहीं है, बट दे आर वंस क्लासिफाइड एज सच बिकॉज दे आर स्टेशनरी एंड हैव सेल वॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये स्टेशनरी है और इनके पास सेल वॉल्स हैं, ठीक है, लेकिन इसीलिए इनको प्लांट्स में माना जाता है, बट ये एक्चुअली प्लांट्स होते नहीं है। और इनमें क्या नहीं होता है? तो लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, जिस वजह से इनको एक्चुअली प्लांट्स में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। चलो, प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बच्चा बता देगा। सॉइल हो गया, कहाँ से ले रहा है न्यूट्रिएंट्स? प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा? बेसिकली ऊपर से न्यूट्रिएंट्स फेंक तो नहीं रहे, न्यूट्रिएंट्स तो जमीन में ही है, मिट्टी में ही है ना, तो मिट्टी से ही लेगा ना, और कहाँ से हम उसको ऊपर से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, लो खाओ, जमीन से लेगा, रूट्स के थ्रू ही आएगा ना, तो सॉइल हो जाएगा। प्लांट्स ऑब्टेन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्राइमरली फ्रॉम द सॉइल। कहाँ से ले रहा है ये सब? सॉइल से ले रहा है, थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। While light and the atmosphere are vital for photosynthesis, food production, soil is the main source of the mineral elements considered nutrients, ठीक है। उतना समझने वाला इसमें बात क्या है? इतना भी नहीं पता तो पता क्या तुम लोग को फिर? The parts of the skeleton that are not as hard as bones and which can be bent are called, अरे बाबा बताओ किसका पार्ट है? स्केलेटन का पार्ट है, कंकाल के वे हिस्से
कंकाल भूलने में भी डर लगता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते, हड्डियों में ही होते हैं पर हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, यहीं से समझ जाओ। वो जो हमारा ये जो बोन है जो ऐसे हो पा रहा है, ऐसे हो पा रहा है, यहाँ पे कुछ तो है कि इसको इतना मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे तो बोन से इसको तो एकदम ऐसे होना चाहिए था, बट ये ऐसे ऐसे क्यों हो पा रहा है? क्या है इसमें? कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है? तो ये एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। फाउंड इन द स्केलेटन दैट इज लेस हार्ड देन बोन एंड कैन बी बेंट, कैन बी बेंट। बेंट मतलब यही हुआ, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का एंड क्वेश्चंस का। फिर हम आएंगे और क्वेश्चंस लेके। जब तक के लिए आप देखते रहिए, सारी यूट्यूब पे पीवाईक्यू की जनरल साइंस की क्वेश्चंस जा रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट सीरीज है, आप अच्छे से देखिए और कमेंट्स करिए, आंसर्स करिए, हमारे साथ बने रहिए। हम और फिर से सीरीज लेकर आएंगे पीवाईक्यू की। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता पीवाईक्यू चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।